अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें ये डिस्कस किया था कि जब हम कभी भी किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर के साथ तो हमेशा हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ मिलती हैं। लेकिन हमने जो लास्ट टाइम कंडीशन डिस्कस की थी उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह हमारे पास डॉट था, और जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो हमें स्केलर मिलता है। उसकी एग्जांपल हमने पढ़ा था कि वर्क होती है। ठीक है, वर्क हमारे पास होता है एफ डी कोस थीटा या फिर एफ डॉट डी। ठीक है, ये कोस थीटा यहाँ नहीं आएगा, और एफ डी कोस थीटा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आज हम एक डिफरेंट कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो डिफरेंट कंडीशन क्या है? वो डिफरेंट कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर बी के साथ तो हमें रिजल्टेंट में भी क्या मिले? एक वेक्टर क्वांटिटी मिले। हमें रिजल्टेंट में क्या मिले? एक वेक्टर क्वांटिटी मिले। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। बच्चों, अगर इसकी स्टेटमेंट हमने लिखनी हो तो वो स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, हम इसको लिख सकते हैं कि द मल्टी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स and in a result we get a vector। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा हो, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही हो, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा देखें, अगर हम बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो वेक्टर सी है, क्योंकि हमें इधर रिजल्टेंट क्या मिल रहा है? एक वेक्टर मिल रहा है, और ये जो वेक्टर सी है ये आपके पास दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दोनों वेक्टर्स का क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हम इसको डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, मैग्नीट्यूड वेक्टर सी, हम वेक्टर सी लिखेंगे इसको, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ये आपके पास साइन थीटा। तो एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसमें हम साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं, और आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट था, क्या था आपके पास? जो डॉट प्रोडक्ट था उस डॉट प्रोडक्ट में हम यूज़ कर रहे थे आपका कोस थीटा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान में। एक और मेन डिफरेंस है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर सी का तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन साइन थीटा। अच्छा देखें, हमारे पास ये जो सी है ये इक्वल है ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी की इक्वल है ना। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन साइन थीटा। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये ज़रा टेढ़ी चली गई ये लाइन, क्योंकि गर्मी की वजह से हर चीज़ें टेढ़ी हो रही हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, देखें मैंने आपको एक बात पहले भी समझाई थी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपके पास ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है। ठीक है, अब यहाँ पे दो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल आपके पास थीटा ये है, दूसरा एंगल आपके पास 360 माइनस थीटा ये है। ठीक है, तो जो स्मॉलर एंगल है, वो जो स्मॉलर एंगल है वो ये वाला है। तो हमेशा हमें साइन थीटा कौन सा लेना है? हमें हमेशा स्मॉलर एंगल को चूज़ करना है। ये 360 माइनस थीटा को हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, और यही हमने डॉट प्रोडक्ट में भी सीखा था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
अगर इस स्टेटमेंट को हम लिखना हो कि एक बात देखिएगा, जो थीटा होता है वो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो थीटा वी यूज वेरी स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन ए एंड बी। थीटा कौन सा होगा, वेरी स्मॉलर। कितने एंगल्स हैं, दो एंगल हैं। पहला एंगल आपके पास ये रहा, दूसरा एंगल आपके पास ये रहा। तो आपने इन दोनों एंगल में से कौन सा एंगल यूज़ करना है, आपने इसके अंदर स्मॉलर एंगल का इस्तेमाल करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड इन द रिजल्टेंट वी गेट आल्सो अ वेक्टर इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट वी हैव। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कहलाती है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, अब क्योंकि लाजमी सी बात है सर, वेक्टर है, रिजल्ट में हमें वेक्टर मिल रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट की जाती है। पहला रूल कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। और दूसरा रूल हमारे पास होता है स्क्रू। ठीक है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है, आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक पिक्चर के ज़रिए। यहाँ पर मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक पिक्चर आई है, देखें इस पिक्चर में क्या हो रहा है। बेसिकली इस पिक्चर में ये हो रहा है कि आपको एक वेक्टर कुछ इस तरह दिया गया है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर आपको यूँ दिया गया है। ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आपके पास ए है। क्लियर है। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, इसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, मतलब वेक्टर सी जो है वो बराबर है ए क्रॉस बी, या हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी देन साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो आपने यहाँ पर अपनी आना है इस तरह से। ठीक है, मतलब आपने अपने फिंगर्स को, ये देखें ये फिंगर्स हैं, ठीक है, ये फिंगर्स पहले आपने वेक्टर ए की डायरेक्शन में रखनी है। वेक्टर ए की डायरेक्शन में रखने के बाद आपने वो कर्ल कर लेनी है वेक्टर बी की डायरेक्शन में इस तरह से। देन आपके पास एक मुट्ठी बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, और ये जो आपका थंब होगा, ये थंब कुछ इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, मतलब अपवर्ड मूव करने लगेगा। बेटा ये जो डायरेक्शन है या ये जो थंब की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है, ये जो थंब की डायरेक्शन है ये शो करती है आपके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, ये होता है राइट हैंड थंब रूल। मतलब अगर वेक्टर ए मतलब बी साइन थीटा लिखा हुआ है तो आपने ए बी साइन थीटा की कंडीशन में ए से बी की तरफ जाना है, और ए से बी की तरफ जाकर मतलब अपनी जो फिंगर्स हैं वो फिंगर्स ए से बी की तरफ लेके जानी है। देन आपने वो कर्ल कर लेनी है बी की तरफ, ए की तरफ आपने फिंगर्स रखी, वो बी की तरफ कर्ल कर ली। कर्ल करने के बाद आपका जो थंब होगा वो आपका वेक्टर सी की डायरेक्शन को शो करेगा। इसी तरह से अगर आप ये लिखते हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा, अब ये हो गया बी ए साइन थीटा। तो आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को वेक्टर बी की डायरेक्शन में लेकर आना है, देन उसे आहिस्ता आहिस्ता कर्ल करना है वेक्टर ए की डायरेक्शन में। तो आपका जो वेक्टर सी होगा, आपका जो थंब होगा वो इस पिक्चर के तहत बनेगा डाउनवर्ड पोजीशन में। ठीक है, तो ये जो डाउनवर्ड पोजीशन होगी यह आपके वेक्टर सी की पोजीशन होगी। क्लियर है। इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखना चाहें कि स्टेटमेंट इसके हम कैसे लिखेंगे तो बड़ा आसान है। अच्छा, इस कंडीशन में या तो आपके पास ये वाली कंडीशन जब आप ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स लेकर जा रहे थे, या फिर ये वाली कंडीशन जब आप बी से ए की तरफ अपनी फिंगर्स लेकर आ रहे थे। तो बेटा दोनों कंडीशन में एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर सी, वो ये है कि सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। जो वेक्टर सी है वो उस वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और एंड वेक्टर सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास और वेक्टर ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब all the vectors, all three vectors will always perpendicular to each other in क्रॉस प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर्स हैं वो और इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, मतलब एक वेक्टर आप देख सकते हो इस तरह से, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट और ये दोनों वेक्टर्स बजाते खुद एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्रीज पर होते हैं। ठीक है, 90 डिग्रीज पर होते हैं। अच्छा जी, अब देखें जी, यहाँ पर क्या है कि हमने कहा कि हमारे पास स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल भी होता है। ठीक है, अब इसकी मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है कि ज्वाइन टू वेक्टर्स, आपने दो वेक्टर्स लिए टेल टू टेल, आपने एक वेक्टर लिया ए, आपने दूसरा वेक्टर लिया बी, इनको टेल टू टेल आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, टेल टू टेल, देन प्लेस योर राइट हैंड एट ज्वाइनिंग, अपना अब जो हाथ है वो यहाँ पर रखें और अपनी उंगलियों को वेक्टर ए, अगर आपके पास वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है तो वेक्टर ए की तरफ अपनी उंगलियां कर लें, सीधे हाथ की उंगलियां। ठीक है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड एट ज्वाइनिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास एक ज्वाइनिंग पॉइंट है ये वाला। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट। नाउ तीसरा पॉइंट ये है आपके पास कि कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी। आपने अपना सीधा हाथ इस पॉइंट के ऊपर रखा, इस पॉइंट पे रखने के बाद आपने अपनी उंगलियां से वेक्टर ए की तरफ की, वेक्टर ए की तरफ करने के बाद आपने अपनी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल कर ली वेक्टर बी की तरफ। ठीक है, ये तरीकेकार है, कर्ल योर फिंगर, देन यूर अंगूठा, सॉरी योर थंब, अंगूठा मीन्स थंब, पॉइंट्स अलोंग वेक्टर ए क्रॉस बी विल इक्वल टू वेक्टर सी, मतलब आपका जो अब थंब है वो पॉइंट करेगा वेक्टर सी की डायरेक्शन को, और वो जो वेक्टर सी की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, और हमें ये पता है कि वेक्टर सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन वेक्टर सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, then vector A is always perpendicular to B and vice versa. ठीक है, and vice versa, and vice versa. अच्छा बच्चों, इस इक्वेशन के साथ अब क्योंकि आपके पास ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में हम डायरेक्शन को भी शो करते हैं। किसको शो करते हैं? डायरेक्शन को शो करते हैं। इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि ए क्रॉस बी, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, साइन थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा जाता है। इसमें इस इक्वेशन के अंदर अब आपके पास सीखने वाली दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी साइन थीटा है, दिस इज द बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी
and this n is known as the unit vector represents the direction of वेक्टर सी। क्लियर है? पहली चीज आपके पास इस इक्वेशन में ये, और दूसरा जो हिस्सा है वो ये है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी शो करता है, और ये हिस्सा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद एन के हवाले से कि एन आपके पास क्या है, एन आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, एन आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्योंकि लाजमी सी बात है, अभी मैंने पीछे आपको बताया जो वेक्टर सी होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए और बी होगा। मतलब ए और बी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ये वेक्टर सी। ठीक है, अच्छा जी, डायरेक्शन कैसे इसकी फाइंड आउट की जाती है वेक्टर एन की? डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या होता है सर? देखें, ये आपके पास वेक्टर ए, ये है आपके पास वेक्टर बी। ठीक है, दिस इज द एंगल, मतलब हमने ए क्रॉस बी अगर देखना है, ए बी साइन थीटा, तो आपके पास स्क्रू कुछ इस तरह से होता है, ये स्क्रू होता है। ठीक है, अब आप लाजमी सी बात है, जब स्क्रू को इस तरफ मूव करवाएंगे ए क्रॉस बी, मतलब ए की तरफ, ए से लेके बी की तरफ लेके जाएंगे, तो ये स्क्रू बाहर आएगा। ठीक है, ये जो स्क्रू के बाहर आने की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन शो करती है वेक्टर सी की डायरेक्शन। ठीक है जी, अच्छा जी, अगर हम वेक्टर एन का पर्पस लिखना चाहें तो हम यहाँ पे पर्पस लिखते हैं कि ये जो वेक्टर एन होता है ये हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बताता है। ठीक है, और इस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल टू 1 रहता है। तो ये आपका कुछ यूनिट वेक्टर या फिर एन वेक्टर के हवाले से था। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, फर्ज करें, लेट सपोज के आपके पास इस तरह से एक प्लेन है, ठीक है, इस तरह से एक प्लेन है आपके पास, और हम यहाँ पे एक दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, और दूसरा आपके पास एक वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, अब इसको हम ज़रा फिल कर लें। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस, और ये है आपके पास ये है आपके पास जेड एक्सिस। ठीक है जी, एक्स और वाई और जेड। बट आपको पता है कि जब हम यूनिट वेक्टर को बात करते हैं तो ये आपके पास आई कैप होता है, देन ये आपके पास जे कैप होता है, और देन ये आपके पास के कैप होता है। ठीक है, मतलब जो वेक्टर एक्स एक्सिस है वो आई से शो की जाती है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। हमारे पास, हमने कहा कि वेक्टर ए है 2 यूनिट्स, हमने कहा कि वेक्टर बी है हमारे पास 4 यूनिट्स। ठीक है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी है हमारे पास 30 डिग्रीज। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करें। देखें, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? सॉल्यूशन बड़ा आसान है। सॉल्यूशन ये है हमारे पास के जो ए क्रॉस बी होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैग्नीट्यूड ए हमारे पास 2, बी है हमारे पास 4,
और यहाँ पर आएगा साइन 30। एज वी नो डेट जो साइन 30 हमारे पास होता है वो इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है। और यहाँ पे आया यूनिट वेक्टर एन सॉरी। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये एन आया। एन इसलिए आ रहा है क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, एन आया। उसके बाद 4 2 अच्छा 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 4, क्या बचा हमारे पास 4। ऑप्शन हम दे देते हैं यहाँ पे ए, पहला ऑप्शन 4 इसका आंसर आएगा, बी दूसरा ऑप्शन 4 जे इसका आंसर आ सकता है, सी 4 के इसका आंसर आ सकता है, या डी 4 मतलब नन ऑफ देम, ठीक है। लाजमी सी बात है, वेक्टर ए आपके पास था इन द पोजीशन ऑफ आई, वेक्टर बी है आपके पास इन द पोजीशन ऑफ जे। जब हम आई क्रॉस जे करते हैं, तो हमारे एक न्यू वेक्टर मिलता है के। तो हम यहाँ पर 4 की कैप लगाएंगे। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा आई क्रॉस जे के कैसे बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा आसान है, वो मुश्किल नहीं है। स्पेशल केसेस क्या होते हैं? स्पेशल केसेस बड़े आसान है इसके। स्पेशल केसेस की अगर हम बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल केसेस का पहला जो केस है हमारे पास वो है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, ठीक है। अगर हमारे पास देखें, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और दूसरा है बी, मतलब दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल अगर है वो थीटा है, तो लाजमी सी बात है साइन 0 का आंसर आता है 0। सो आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगा ए क्रॉस बी का वो होगा 0, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलती है, या जो क्रॉस प्रोडक्ट आपकी 0 जब होती है जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या हो, 0 डिग्रीज का हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब थीटा 90 डिग्रीज हो, ये भी हम करके देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो लाजमी सी बात है आपके पास ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दिस इज द थीटा बिटवीन ए एंड बी। सो साइन 90 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है ए क्रॉस बी की वो मिलती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस इक्वेशन से हमें पता ये लगा कि हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है क्रॉस प्रोडक्ट में वो मिलती है आपके थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिलती है। और थर्ड नंबर पर अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पर आता है 180 डिग्रीज। सो 180 डिग्री का मतलब ये होता है कि अगर आपके दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, एक वेक्टर आपके पास ए हो, दूसरा वेक्टर आपके पास बी हो, इस तरह से 180 डिग्रीज को बना रहे हो, तो इस कंडीशन में आपके पास जो साइन 180 होता है वो होता है 0। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वो भी 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके 3 स्पेशल केसेस हैं और ये आपने याद रखने हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है। मिसाल के तौर पे
अगर हम ये कहें कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये बात सरासर गलत होगी। क्यों? देखो, अगर हम बात करते हैं ए क्रॉस बी की, तो ये आपके पास वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक है। हम बात करें ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी में ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है। आपने यहाँ से ए से बी की तरफ जाना है थीटा, ठीक है। मतलब जब आप ए क्रॉस बी की बात करोगे तो न्यू वेक्टर की डायरेक्शन कुछ अपवर्ड बनेगी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। मतलब आपका जो वेक्टर होगा सी, वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ जे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी आपके पास मौजूद है, आप बात करते हैं बी क्रॉस ए की, तो आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ। देन आपका जो न्यू वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, वेक्टर सी, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये पॉजिटिव सी इक्वल हो सकता है माइनस सी के? तो जवाब है नहीं हो सकता। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इसलिए फॉलो नहीं करती है क्योंकि हमें रिजल्टेंट में एक वेक्टर मिलता है। ए क्रॉस बी करने से और बी क्रॉस ए चेंज करने से इन दोनों न्यू वेक्टर्स का रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं कि आपका जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है, वो इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ये इक्वेशन ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए के, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो उल्टी होती है, उलट होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज सेम है। अगर हम यहाँ लिखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ पे आपका मोड आएगा, ये इक्वेशन भी राइट है। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है ये हम सरासर नहीं लिख सकते क्योंकि हमें रिजल्टेंट में जो वेक्टर्स मिलते हैं उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम ए क्रॉस बी को इक्वल नहीं कर सकते हैं बी क्रॉस ए के, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ये माइनस ये शो करता है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट की, क्योंकि लेकिन हमारे पास जो इस डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसमें हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। वो है कि जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट obeys the डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर itself इज ज़ीरो। पहले हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी को चेक करते हैं ज़रा। हमने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस वेक्टर सी। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो आसान है, आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी। अच्छा, ऑर्डर आपने यहाँ पे चेंज नहीं करना है, ऑर्डर चेंज करने से पूरी इक्वेशन गलत हो सकती है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, तो आप इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, वेक्टर ए, इसी तरह से अगेन वेक्टर ए, तो भाई थीटा क्या है इन दोनों के दरमियान में? 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है? 0। तो अगर मैं कहूँ कि a मल्टीप्लाई बाय ए और साइन 0, तो आंसर क्या आना है? 0।
तो वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हम वेक्टर को वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, सेम वेक्टर को, मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई क्रॉस आई तो इट विल बी इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे सो इट विल बी इक्वल टू 0, के क्रॉस के सो इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सेम वेक्टर्स अगर क्रॉस प्रोडक्ट होंगे तो रिजल्टेंट में हमें हमेशा 0 ही मिलता है। ठीक है ना, हमें क्या मिलता है, हमेशा 0 ही मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है बड़ा आसान, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं। पहला एक्सिस आपके पास कुछ इस तरह से, दूसरा कुछ इस तरह से और तीसरा कुछ इस तरह से, तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल बन गए। ठीक है जी, अब हम इसको लेबलिंग करते हैं। ये है आपके पास आई, ये है जे और ये है आपके पास के। ठीक है, अच्छा जी, हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं। ये है आपके पास वेक्टर एक्सिस एक्स, ये है वेक्टर मतलब एक्सिस वाई और ये है आपके पास जेड एक्सिस। इसको हम कहेंगे आई कैप, इसको हम कहेंगे जे कैप और इसको हम कहेंगे के कैप। पहले तो याद रखें कि अगर आप दो सेम वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। मिसाल के तौर पे अगर आप आई क्रॉस आई करेंगे तो ये आपके पास 0 होगा। इसी तरह से अगर आप जे क्रॉस जे करेंगे तो ये भी आपके पास 0 होगा। और इसी तरह से अगर आपके पास के क्रॉस के होगा तो इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, 0 होगा। अच्छा जी, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आपने यहाँ पे आई लिखना है, ठीक है, और आपने यहाँ पर जे लिखना है और आपने यहाँ पे के लिखना है। ये हो गया आई केप, ये हो गया जे केप और ये हो गया के केप। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये बात याद रखें, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। सॉरी, ये आपके पास नेगेटिव होना चाहिए, ये आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि सर आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, तो आई क्रॉस जे विल इक्वल टू के। ठीक है, आई क्रॉस जे विल इक्वल टू के। अच्छा जी, हम ये कहें कि सर जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, तो जे क्रॉस के विल इक्वल टू आई। इस तरह से समझ में आ रहा है, ये आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। इसी तरह से अगर आप के क्रॉस आई करते हो तो वो इक्वल होगा किसके, जे के। अगर आप के क्रॉस आई करोगे तो वो इक्वल होगा जे के। तो इस तरह से आपने ये ट्रिक याद कर लेनी है। ठीक है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। आपने ये चीज़ें याद कर लेनी है। अच्छा, अब इसका अगर इन्वर्स आप ले लो, अगर आप इसका इन्वर्स ले लोगे, मतलब इसका आपने इन्वर्स लिया, ये है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। और अगर हम जे क्रॉस आई करें, अगर हम जे क्रॉस आई कर लें तो ये जाएगा माइनस के इक्वल। ये है जे क्रॉस के इक्वल टू आई, तो अगर हम यहाँ पे के क्रॉस जे कर लें तो ये हो जाएगा माइनस आई के इक्वल। और ये है के क्रॉस आई इक्वल टू जे, इसका हम इन्वर्स कर लें
तो ये हो जाएगा आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे के इक्वल। ठीक है, हम देखो चल रहे थे आई जे और के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, अब इसको इन्वर्स करते हैं। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, आई क्रॉस जे क्रॉस आई इज इक्वल टू, ये रहा देखो जे क्रॉस आई, ये रहा जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस है। देन आई क्रॉस के, ठीक है, आई क्रॉस के, ये रहा आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ठीक है जी, अब के क्रॉस जे, ये हम क्या चल रहे हैं, ये आपके पास अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो के क्रॉस जे, ये रहा आपके पास के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, तो आपने याद रखना है पहला तरीका ये कि आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट का जो मतलब सेम वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। दूसरा तरीका, आपने ये पूरा एक सर्किल याद रखना है। ठीक है, ये आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, तो आपने इस तरह से ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का याद रखना है। नेक्स्ट और इन द एंड हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors when a vector and vector b are in Cartesian form, जब वेक्टर ए और बी कार्टेशियन फॉर्म में हो तो किस तरह से हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ये आपका अब यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए वेक्टर ए, हमने कहा कि हमारे पास है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। वेक्टर बी जो स्टार्ट होता है वो होता है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, हमने कहा कि सर हमने इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए क्रॉस बी करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का ए क्रॉस बी हमने करना है। तो हम कैसे करेंगे, आपने लिखा सर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, देन क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अब यूनिट कैप आप खुद लगा लेना इनके यूनिट वेक्टर्स के ऊपर कैप। सबसे पहले तो ये है कि सर दो सेम वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आई को हम आई से करेंगे ज़ीरो, जे को जे से करेंगे ज़ीरो, इसी तरह से जेड को जेड से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आंसर आएगा। ठीक है, तो आई को भी हम वाई और जे से ही जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से जे को भी हम सिर्फ आई से और जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, के को हम आई से और जे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आपने ये बड़े ध्यान से देखना है। देखो पहला है हमारे पास आई क्रॉस आई, तो हमारे पास ज़ीरो हुआ, पहला आई क्रॉस आई तो ये ज़ीरो हुआ। उसके बाद है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर होता है के, क्योंकि आई जे और के, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल हुआ, के। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स बी वाई इंटू के। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अब है आई को हमने जेड से मल्टीप्लाई करना है के से। अगर हम आई को के से इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ए एक्स बी जेड और ये जे कैप।
ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास आई की मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास आएगी जे की मल्टीप्लिकेशन। जे को हम आई से करेंगे। अच्छा, जे को अब आई से करना है, मतलब अगेन ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो जब जे को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या आंसर आएगा? सो माइनस ए वाई और बी एक्स के। ठीक है, अब हमने जे को मल्टीप्लाई करना है z से, तो जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के, तो माइनस आई आंसर आएगा। तो माइनस ए वाई और बी जेड, और हमारा आंसर आएगा आई, माइनस आई जे क्रॉस के। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये होगा प्लस, ये प्लस होगा, सॉरी, क्योंकि के क्रॉस जे हम कर रहे हैं। ठीक है, के क्रॉस जे हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ए वाई बी जेड। ठीक है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, देन जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जे को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आई होगा, सॉरी। देन हमारे पास प्लस बचा के को आई से करेंगे, जब के को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आंसर आएगा, प्लस के अंदर आएगा, तो प्लस लगा दिया। ए जेड, ठीक है, और बी एक्स, ये है के क्रॉस आई, तो बराबर हुआ जे के, देन प्लस। अब अगेन हम के को जे से मल्टीप्लाई करेंगे। के को जब हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा, क्योंकि हम इन्वर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, सॉरी, जस्ट अ मिनट। सो हम क्या कर रहे हैं, अब के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं के से, ये तो ज़ीरो हुआ। ठीक है, अब के को जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये रिवर्स कर रहे हैं। तो के को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई आंसर आएगा, तो माइनस आई। सो ए जेड और बी वाई, ए जेड बी वाई और ये आई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, आई वाले आपने एक साथ लिख देने हैं। आई हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी, पहला है आई में हमारे पास ए वाई बी जेड। उसको अब हम, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है सारा कुछ, इसको हम सीधा करके लिखेंगे। अब ए वाई बी जेड, उसके बाद है हमारे पास ए जेड बी वाई आई का, माइनस ए जेड बी वाई और ये आई। ठीक है जी, हमने यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक माइनस लगाया। उसके बाद जे कैप, तो जे हमारे पास ये रहा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये माइनस लगाया, तो ए एक्स और बी जेड, देन जे वाला और कहाँ पर है, ये रहा, प्लस है। तो अब हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है, ये वाला माइनस ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस आंसर आएगा। तो वो है ए जेड और बी एक्स और ये आपका जे कैप, देन प्लस। सो अब आपके पास के पे, के लिए ए एक्स बी वाई, सबसे पहले ए एक्स बी वाई। ठीक है, उसके बाद है के माइनस ए वाई और बी एक्स, देन के आंसर आया। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, जब आपके दो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में मौजूद हों। ठीक है बेटा, इस कार्टेशियन फॉर्म वाले वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप आसान सा तरीका भी देख सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं डिटर सॉरी डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड।
डिटर्मिनेंट मेथड का एक फॉर्मूला है कि ए को मल्टीप्लाई करो डी से, ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी इंटू सी, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बस डिटर्मिनेंट मेथड का। ठीक है, अब फर्स्ट करो कि आपके पास वेक्टर ए है और वो है अगेन ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। देन आपके पास वेक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्यूशन कैसे करना है? सॉल्यूशन बड़ा आसान है, आपने डिटर्मिनेंट बनाना है। ठीक है, अब है आपके पास आई जे के, आपने ये लिखना है ए की वैल्यू ए एक्स ए वाई ए जेड, देन बी एक्स बी वाई और बी जेड। ठीक है, पहला था आपके पास आई। अच्छा, आई फाइंड करने के लिए आपने यह करना है, आपने एक इससे आसान सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है कि ये जो आई वाली कॉलम है और आई वाली रो है ये छोड़ देनी है। आई वाला कॉलम, आई वाला कॉलम, आई वाली रो आपने छोड़ देनी है। बाकी आपने मल्टीप्लाई करनी है ये दो कॉलम्स इस तरह की, ये चार आपने चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है। किस फार्मूले के मुताबिक करोगे मल्टीप्लाई? वो फार्मूला जो मैंने स्टार्ट में लिखवाया था, ए डी माइनस सी। ये आपके पास इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इस तरह से ना। ए आपके पास क्या है? ए वाई। डी आपके पास क्या है? बी जेड। देन माइनस और फिर ए जेड और बी वाई, ए जेड और बी वाई, डी वाई ए जेड कर लो, ए जेड बी वाई कर लो, माइनस जे फॉर्मूले का। अब आपने क्या करना है, जे वाला कॉलम और जे वाली रो छोड़नी है। देन ए एक्स को मल्टीप्लाई करना है बी जेड से, ए एक्स को मल्टीप्लाई करना है बी जेड से, माइनस ए जेड को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर बी जेड से। ठीक है, सो अब आप बी एक्स मल्टीप्लाई बाय ए जेड कर सकते हो। देन प्लस के, अच्छा जी, के वाला जो कॉलम है वो छोड़ना है आपने, ये पूरा कॉलम छोड़ना है और ये पूरी आपने रो छोड़ देनी है। देन ए एक्स को मल्टीप्लाई करो बी वाई से, ए एक्स को मल्टीप्लाई करो बी वाई से, माइनस लगा दो बीच में, और ए वाई को मल्टीप्लाई करो बी एक्स से, ए वाई मल्टीप्लाई बाय बी एक्स। तो ये आपका क्या आ गया? आई। इस तरह से अब आप लिख सकते हो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस जे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई और बी एक्स। अब हम प्रीवियस पेज पे चलते हैं। पहला टर्म याद रखना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। तो पहला टर्म है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, या बी वाई ए जेड कर लो। ठीक है, इसी तरह से ये तीनों टर्म आपके बिल्कुल सेम होंगे। डिटर्मिनेंट मेथड के ज़रिए आप किसी भी दो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में अगर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट में है कि हाउ वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी। तो ये मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में भी सिखाया था। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, वो है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी is always equal to the magnitude of vector A, magnitude of vector B sin theta. Then sin theta is equal to vector A cross vector B divided by magnitude of vector A, magnitude of vector B। ऐसे भी निकल सकता है। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो sin theta is equal to sin inverse vector A cross vector B, then divided by magnitude of vector A, then magnitude of vector B. This is the formula through which you can find the angle between two vectors। ठीक है, तक अपना बहुत सारा क्या रखिएगा,
ख्याल रखिएगा। अपने प्यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।